Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching me and your channel. तो आज मैं आप सबको केमिस्ट्री के सेकेंड क्लास लगाऊंगा, ठीक है। तो आज केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको जानेंगे। और साथ में आज जानेंगे कि दहन क्या है और ज्वाला क्या है, दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है, इन सभी विषय पर आज बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कार्य करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए उसके अभिकारकों और उत्पादों दोनों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान करते हैं। यानी अभी क्योंकि एक नियम है, रासायनिक अभिक्रिया का एक नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का क्षय नहीं होता है, अर्थात नाश नहीं होता है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसमें नष्ट होने की स्थिति नहीं है। तो परिवर्तित होकर नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन किसी भी तत्व के परमाणु का नाश वहां नहीं होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में अभिकारकों के तरफ जितने तत्व के परमाणु की संख्या होती है उतने ही उत्पादन में भी करते हैं। तो अब देखते हैं समीकरण के साथ कैसे इसको बैलेंस करेंगे। अब समीकरण को देखते हैं। पहला समीकरण में है पोटेशियम ट्राइक्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है इस अभिक्रिया में। तो इसमें देखना क्या है कि पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक, यहाँ क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन तो 2 है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस जब करेंगे तो 3 है, यहाँ तो 3 विषम संख्या है, यहाँ सम संख्या है। सम संख्या में कभी विषम संख्या आ ही नहीं सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो विषम संख्या है इसको सम बनाने के लिए 2 लगा देंगे, ठीक है। तो अब हो गया सम, तो 3 दूना हो गया 6। अब 6 क्लोरीन बनाने के लिए 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन तो पुरा सकते हैं, सिर्फ एक जगह ऑक्सीजन है, यहां लगा देंगे 3, तो हो गया 6 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। क्लोरीन तो यहां हो गया 2 और पोटेशियम भी हो गया 2। क्लोरीन 1 है और पोटेशियम भी 1 है, यहां भी लगा देंगे 2, तो दोनों हो गया बैलेंस। इस तरह से सबको मिला के देखेंगे 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन आता है, 2 जो आगे लगा हुआ है इसका मतलब है इससे सभी की संख्या को ये दर्शा रहा है, सभी 2 गुना हो जाएगा। 3 ये आगे है लगा हुआ, 3 से 2 को गुना करके 6 ऑक्सीजन समझेंगे, ठीक है। ये इस तरह से बैलेंस हो गया। सेकंड को लेते हैं, H2 है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन से विक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो यहां देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन 2 है, एक है, तो यहां लगा देंगे 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन दोनों हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं लेड नाइट्रेट में क्या, लेड नाइट्रेट जब विखंडित होता है विक्रिया करके, आंतरिक अभिक्रिया होती है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। अब इसमें देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, तो 3 दूना 6 हो गया ऑक्सीजन है। यहां देखते हैं 2 2 4 1 5 ही ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने का काम करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। यदि यहां लगाते हैं 2, ठीक है, तो सबसे पहले यहां करेंगे तो हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन लेड तो हो गया 2 गुना, लेड हो गया 2 गुना, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लेड हो गया। अब लेड 2 हो गया तो नाइट्रोजन भी तो 2 हो गया, नाइट्रोजन तो 1 है यहाँ, तो नाइट्रोजन को भी 2 कर दिया। अब फिर से मिलाना है, लेड 2 है, लेड 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हो गया। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां जाना है, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। अब ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन यहां देना है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 दूना 4, 4 2 6 2 8, 8 ही होता है ना। तो इसको पुराना कितना है 12। तो यहां फिर से समझते हैं, 2 दूना 4 2 6, तो यहाँ 6 पुरा दें, तो 3 से 3 दूना 6, बैलेंस हो गया ये भी। तो अब नेक्स्ट को देखते हैं, नंबर 4, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, H2O बना। यहाँ हाइड्रोजन तो 2 मिल गया,
लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं 1 है, तो यहाँ लगा देते हैं 2, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए। अब क्या करेंगे, 2 2 दूना हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी लगा देंगे 2 4 हो गया, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर को। नंबर 5, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड और जल बना रहा है। तो यहां देखते हैं कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बिल्कुल सही चल रहा है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहां तो सबसे पहले 2 लगाएंगे, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन है, तो ये तो बैलेंस हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या को। याद रखें एक बात को, आगे जो लगाते हैं अंक वह सभी के लिए मान्य होता है, इसके आगे के सभी को मान्य करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर जो अंक है इसे गुना करके देखते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं दहन के बारे में, अब दहन के बारे में जानते हैं। दहन क्या है, तो दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जल करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया होती है दहन। दहन सबका जाना पहचाना हुआ शब्द है, कोई नया शब्द नहीं है दहन। क्यों? क्योंकि कभी कभी पता होगा एक उत्सव होता है, होली का उत्सव होता है, उसमें सभी लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं कि पहले करते हैं होलिका दहन फिर मनाते हैं होली, तो वहां दहन शब्द शुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दहन, दहन का अर्थ जलना ही होता है, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश देता है, हीट भी देगा और लाइट भी देगा, दोनों चीज देगा, ठीक है, तो उस क्रिया को बोलते हैं दहन। अब दहन को परिभाषित करने के साथ साथ अब जानते हैं क्या सभी पदार्थ के दहन होते हैं, तो अलग अलग पदार्थों के दहन के लिए ताप अलग अलग आवश्यकता होती है। ज्वलन ताप किसी पदार्थ का कम होता है तो वह आसानी से दहन हो जाता है, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक रहेगा तो वह दहन में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा ताप की भी आवश्यकता होती है। तो ज्वलन ताप के आधार पर भिन्न भिन्न पदार्थों के दहन की क्रिया और दहन में जो समय लगता है उस पर निर्भर करता है, साथ ही दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उष्मा प्रकाश भी भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न होते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो दहन के बाद ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ज्वाला का तात्पर्य लौ से, आग का लौ, जैसे कोई लकड़ी को जलाते हैं या कोई कागज का टुकड़ा लेकर के माचिस से जब जला देते हैं तो आग का एक लौ बनता है। जहाँ कैंडल को जलाते हैं तो एक लौ बनता है, दीपक को जलाने पर एक लौ बनता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते, उसको ज्वाला बोलते हैं, लौ के साथ जो जलता है वह ज्वाला। तो एक पदार्थ है कोयला, कोयला जब जलाते हैं तो वो कैंडल के समान में लौ नहीं उत्पन्न करेगा, लकड़ी जलाने पर जैसे निकलता है उस तरह से लौ नहीं उत्पन्न करता है, तो कोयला जलाने पर लौ नहीं उत्पन्न करता है। अब जानते हैं दहन को परिभाषित करते हैं और दहन के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में जानते हैं, किस परिस्थिति में दहन हो सकता है, कब दहन नहीं हो सकता है। तो दहन को जानेंगे, वह दहन एक रासायनिक अभिक्रिया, दहन एक ऑक्सीकरण है, याद रखना है हमेशा। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है। दहनशील पदार्थ के नाम लेते हैं,
जो जलते हैं आसानी से वो दहनशील पदार्थ हैं। सामान्यतः कह सकते हैं लकड़ी, कोयला, बहुत से उदाहरण हैं। वैसे केरोसिन भी बोल सकते हैं, वो भी दहनशील पदार्थ हैं। तो इत्यादि कर देते हैं। दहन के लिए आवश्यक क्या शर्त है? दहन की शर्तें, किस कंडीशन में दहन हो सकता है और किस कंडीशन में दहन नहीं होगा। पहले तो सबसे आवश्यक है दहनशील पदार्थ का होना। दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दहन में सहायक पदार्थ, दहन में सहायक पदार्थ। दहन में सहायक पदार्थ क्या है? तो ये पदार्थ हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। अब जानते हैं एक और क्या चीज आवश्यक है, वह है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का तात्पर्य है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों का, जो पदार्थ को जला रहे उसके लिए आवश्यक ज्वलन ताप देना होगा, ऑक्सीजन देना होगा, और वह पदार्थ भी एक होना चाहिए, तब दहन का कार्य संभव हो सकता है। ठीक है। अब ज्वाला क्या है वो जानते हैं। जब कोई पदार्थ उष्मा देने पर लौ के साथ जलता है, लौ के साथ जलता है, तो वह ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है। अब ज्वाला उत्पन्न करने वाले पदार्थ में एक उदाहरण, ज्वाला उत्पन्न करने वाले पदार्थ के तो अनेक उदाहरण हैं। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न करेगा, और ज्वाला उत्पन्न नहीं करने वाले पदार्थ के नाम देते हैं पहले। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखें, नोट में इसको लिख देते हैं। कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, यानी जलता तो है लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह से समझ गए ज्वलन के लिए आवश्यक क्या क्या चीज आवश्यक है, और ज्वलन के फलस्वरूप क्या क्या उत्पन्न होता है, ज्वलन की शर्तें क्या है, और ठीक है। तो इस तरह से दहन क्या है ये समझ गए, ज्वाला क्या है ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में इसके फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके नेक्स्ट क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को लिखाएंगे। ठीक है। तो उसको नोट कर लेंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने में सहायता मिलेगी, साथ में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।